नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी इकाई चौथी गद्य अकेली, लेखिका मनु भंडारी और साहित्य प्रकार कहानी। दोस्तों, अगले 3 भागों में हमने कहानी का जो कथा सारांश है उस पर विचार विमर्श जो है वह प्रारंभ किया और कहानी जो है उसे आगे बढ़ाया। अभी तक हमने ये देखा था कि सोमा बुआ जो है वह अकेली रहती है। 1 महीने के लिए उसके पति जो है सन्यासी जी महाराज वह उसके पास आते हैं, लेकिन उसका व्यवहार उपेक्षापूर्ण होता है। बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पास पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों, नातेदारों के साथ बिना बुलाए भी उनके प्रसंगों में हिस्सा ले लेती है और इस प्रकार अपना अकेलापन जो है उसे दूर करने की कोशिश जो है वह करती है। हुआ यूँ कि बुआ जो है उसे पता चलता है कि उसके समधी की किसी उसके जो देवर जी है उसके परिवार में किसी लड़की की शादी गांव में ही होने जा रही है और वह पुराने समधीन है, तो बुआ को और सन्यासी जी महाराज को भी जरूर बुलाएं। पास पड़ोस की सभी स्त्रियां बैठी होती है। बुआ अपनी बात को रखते हुए कहती है कि 25 साल हो गए, पुराने संबंध है, पता नहीं शहर वाले हैं बुलाएंगे या ना बुलाएंगे। तो उनमें से एक स्त्री विधवा ननद जो है वह बुआ को कहती है कि बुआ, मैं अपने आंखों से बुलावे का जो लिस्ट है उसमें आपका नाम देखकर आई। फिर क्या था, बुआ 2 पल भी इंतजार किए बिना, रुके बिना तुरंत ही अपने घर पहुंचती है और घर आकर ऊपर के कमरे में राधा भाभी के पास पहुंच जाती। राधा भाभी के पास जाकर तुरंत ही कहती है कि राधा, मैं तो ठहरे पुराने ख्यालों को, आजकल की लड़कियों की शादी में क्या दिया जाए वह मैं तो जानती नहीं हूँ। तू ही बता कि आजकल के इस फैशन के ज़माने में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है। और वहाँ तक अभी तक हमने कथा का जो सारांश है वह समझा था। अब वहाँ से कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। तो राधा भाभी सोमा बुआ को कहती है कि बुआ क्या देना चाहते हो, जेवर, चांदी की कोई चीज़ें, सिंदूरदानी, साड़ी, क्या देना चाहती हो। तो बुआ कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे पास जो कुछ भी है वह लाकर तुझे दे देती हूँ, तुझे जो ठीक लगे तू लेकर आना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि रईस लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो लाज जो है वह रहनी चाहिए, इज्जत जो है वह रहनी चाहिए, क्योंकि पैसेदारों के यहाँ भेंट सौगात देनी है तो उस हिसाब से देनी चाहिए, ये बुआ मानती है। तो बुआ कहती है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वह मैं लाकर तुझे दे देती हूँ, तुझे जो ठीक लगे तू लेकर आना, लेकिन लाज रहनी चाहिए। बुआ तुरंत ही अपने कमरे में आती है, 2-4 गठरियों को उधर उधर करके उनमें से एक गठरी निकालती है और खोलती है। उस गठरी में से एक पुराने ढंग की संदूक जो है वह निकालती है। संदूक खोलती है तो उनमें थोड़ी सी रेजगारी अर्थात सिक्के ऐसे जो संग्रहित किए हैं, थोड़े बहुत ऐसे बच्चे हैं उनके सिक्के हैं, 7 रुपये के सिक्के हैं रेजगारी, और साथ ही साथ उसके एकमात्र मृत पुत्र की अरखों की निशानी के रूप में जो अंगूठी उन्होंने अभी तक संभाल के रखी थी वह उस संदूक में से निकलती है। जब पैसे 7 ही रुपये निकलते हैं तो बुआ सोच में पड़ जाती है कि 7 रुपये के आजकल के ज़माने में क्या आए, और पैसे आए भी कहाँ से।
उनका कौन कमाने वाला है? जो उनके पास पैसे आए, कोठरी का किराया आता है, उनमें से जैसे जैसे 2 वक्त की रोटी जो है वह निकल जाती है, और जो पैसा बचा है उसमें 7 रुपये बचे। बुआ को लगा कि पैसे कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन जब कम पैसे निकलते हैं तो उनका ध्यान अंगूठी पर जाता है। बुआ ने अपने जीवन में कठिन से कठिन समय में भी कभी भी अंगूठी व बेचने का विचार जो है वह नहीं किया। कितनी भी आपत्ति आए, कितना भी संघर्ष हुआ, लेकिन अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी वह नहीं बेचना चाहती। लेकिन आज सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ नाते निभाने की बात आई तो एक बार बुआ का मन जो है वह उदास हुआ, लेकिन हिम्मत करके आखिर 5 रुपये और अंगूठी बुआ ने उनमें से ले ली। सब सामान फिर से रख देती है और तुरंत ही राधा भाभी के पास पहुंचती है और पहुंचकर कहती है कि राधा, पैसे तो नहीं निकले, और मेरे पैसे निकलेंगे भी कहाँ से, क्योंकि मेरा कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो पैसे तो नहीं निकले। ये अंगूठी है वह लेकर आई, मेरे पास जो कुछ भी है वह लेकर आई। तो राधा भाभी कहती है कि बुआ, तुम भी आजकल के लेने देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों? बुआ कहती है कि पैसे वाले रईस समधियों के यहाँ जाना है तो उस हिसाब से भेंट सौगात लेकर जाना ही चाहिए, खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। राधा कहती है कि बुआ, आजकल मेरा हाथ भी जो है वह तंग है, वरना मैं ही आपको पैसे दे देती हूँ, पर तुम इस लेने देने के चक्कर में पड़ ही क्यों रही हो? आजकल को लेने देने का जो रिवाज है, परंपरा जो है वह निकल गई है। तो बुआ मानती नहीं है, कहती है कि नहीं, वे लोग 25 साल से हमारा जो संबंध है, रिश्ता जो है समझी का, वह भूले नहीं है, तो हम फिर कैसे बोल सकते? और खाली हाथ जाओ, इनसे तो बेहतर है कि न जाओ। तो राधा भाभी तुरंत इस समस्या का समाधान ढूंढती हुई कहती है कि तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने सारे लोग आने वाले हैं, उनमें से कौन पहचानने वाला है तुम्हें कि तुम गई या नहीं गई? तो बुआ कहते नहीं, ऐसा नहीं, तू एक काम कर, मेरे पास ये अंगूठी है, तू तो बाजार जाती है, तो उस अंगूठी को बेच दे और तुझे जो ठीक लगे ऐसा सामान खरीद कर ला, बस इज्जत जो है वो रह जानी चाहिए, लाज रहनी चाहिए। फिर वे अंगूठी राधा भाभी को दे दे बेचने के लिए और सामान खरीदने। बुआ खड़ी है तो तुरंत सुनाई देता है कि गली में एक चूड़ियों वाला जो है, चूड़िया बेचने वाला, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बुआ का ध्यान अपने हाथों पर पहनी हुई मट बेली भद्दी चूड़िया है उस पर जाता है। सोमा बुआ के पास कोई भी ऐसे गहने जेवर नहीं है जिसे पहनकर शादी ब्याह में वह जा सके, तो उसके मन में होता है कि चलो कम से कम चूड़िया तो ढंग की पहन ले, लेकिन एक अव्यक्त लाज है। पुत्र की मृत्यु हुई है, पति सन्यासी है, और ऐसे में अगर बुआ सुंदर चूड़िया पहन ले तो लोग उसे क्या कहेंगे, ऐसी लाज उसके मन में है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह गली में चूड़ी वाले के पास पहुंच जाती है, 1 रुपया खर्च करके लाल हरे रंग की चूड़िया कांच की जो है वह खरीद लेती है और पहन लेती है। लेकिन शर्म के मारे पूरे दिन जो है वह अपने हाथ जो है उसे ढक कर रखती है। शाम होते होते राधा भाभी जो है वह बाजार से लौटती है और एक चांदी की सिंदूरदानी, साड़ी और ब्लाउज का जो टुकड़ा है वह लाकर बुआ को दे देती है। बुआ यह सब चीज़ें देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और मन ही मन कल्पना करने लगती है कि यह सारी चीज़ें देखकर उसकी समधीन जो है वह बुआ की मिलनसारिता की खूब प्रशंसा करेगी और दुहाई देगी। बुआ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, फिर सोचने लगती है कि शादी में पहनने के लिए उसके पास सफ़ेद साड़ी है, तो शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर तो जाया नहीं जा सकता, तो क्यों ना वह रंग दे उसे। तो वह दुकान से रंग मंगवा कर साड़ी जो है उसे रंग देते हैं और सुखा देते हैं। लेकिन दूसरे दिन देखती है तो
साड़ी में कुछ रंग जो है वह ठीक से आया नहीं। तो तुरंत राधा भाभी के पास पहुंचकर कहती है कि राधा, तू तो जब साड़ी को रंगती है तो बहुत ही आभ रहती है, शोभा रहती है, चमक रहती है, मेरी साड़ी में क्यों नहीं आया? तो राधा भाभी कहती है कि बुआ, आपने कलप जो है वह नहीं लगाया होगा, एक प्रकार का रंग को चमकीला करने के लिए आने वाला पदार्थ, और अभी भी वक्त है, तुम मांड दे दो, चमक आ जाएगी। सुबह 9 बजते बजते बुआ ने सारा घर का काम जो है वह खत्म कर दिया। राधा भाभी कहती है कि बुआ, बुलावा आ गया, कितने बजे का मुहूर्त है? तो बुआ कहती है कि अभी तक तो नहीं आया, 5 बजे का मुहूर्त है, आजकल के फैशन वाले हैं तो दिन में कभी भी बुलावा जो है वह आ सकता है। राधा भाभी जो है वह मन ही मन मुस्कुरा होती है। घर आकर सोमा बुआ जो है वह एक नई थाली निकालती है, नारियल, कुछ थोड़े से बताशे और मेज पोश जो है वह निकालकर सारा इंतजाम जो है वह करती है, तैयारी करती है। सन्यासी जी महाराज सुबह से इस आयोजन को देख रहे थे और करीब 25 बार उन्होंने चेतावनी दे रखी थी कि अगर बुलावा न आए तो जाना मत, वरना ठीक नहीं। बुआ ने भी कहा था कि मुझे क्या बावरी अर्थात पागल समझ रखा है जो मैं बिना बुलाए चली जाऊँ? इतने पुराने संबंध है, समदीन है, शहर वालों को बुलाएंगे और हमें नहीं बुलाएंगे, तुम भी क्या बात करते हो? फिर बुआ जो है वह इंतजार करने लगती। करीब 3 बजे बुआ जो है वह अपने मकान की छत पर खड़ी हुई इंतजार कर रही। जब राधा भाभी ने देखा कि बुआ 3 बजे इंतजार करती हुई अपनी छत पर खड़ी है तो तुरंत राधा भाभी जो है वह कह उठती है कि बुआ अभी तक गई नहीं। तो बुआ जैसे अचानक किसी का आवाज़ पड़ने से पूछती है कि कितने बजे राधा? फिर तुरंत पता चलने पर कहती कि 3 बजे। अभी तो 3 ही बजे है और लगता है सर्दी के दिनों में जैसे शाम हो गई है, पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीतता है। फिर राधा भाभी के प्रश्न का यह तो उत्तर नहीं है। तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहती कि अभी तो 3 ही बजे है, मुहूर्त 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी। और फिर इंतजार जो है वह करने लगा। इंतजार करते करते 7 बज गए, लेकिन बुलावा नहीं। राधा अपनी खिड़की से देखती है तो छत पर दीवार के समीप खड़ी एक छाया मूर्ति जो है उसे दिखाई देती है। 7 बज गए, शाम हो गए, लेकिन अभी तक बुआ जो है इंतजार कर रही है कि बुलावा है। राधा भाभी का मन भर आता और अपनी भरसक आवाज में, कोमल आवाज में वह कह उठती है कि बुआ अभी तक छत पर खड़ी क्या कर रहे हो? क्या आज खाना नहीं बनाने वाली हो? बुआ अपने आप को संभालते हुए अपने आप को भरसक आवाज में वह कहती है कि 7 बज गए, और तुरंत फिर संभालते हुए कह उठती है कि 2 व्यक्तियों का तो खाना बनाना है, क्या खाना और क्या पकाना, अभी बना लूँगी। और तुरंत ही नीचे उतर जाती है। नीचे उतरकर अपनी साड़ी जो है उसे उतारती है, उसका ढंग से तह करती है और फिर सभी सामान जो सजाया हुआ था वह एक एक करके फिर से अपने पुराने संदूक में वह संजोती है, रखती है। और फिर बड़े ही उदास मन से, अनमने मन से, दुखी हृदय से खाने के लिए, खाना पकाने के लिए अंगूठी जो है उसे जलाने लगती है। और यहाँ यह कहानी जो है वह खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है इस कहानी के माध्यम से कि एक अकेले रहने वाली स्त्री जो मिलनसारिता
रखती है, लोगों से मिलना पसंद करती है, उसके प्रसंगों में हिस्सा लेना पसंद करती है, और जीवन में जिसका कोई नहीं है वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास पड़ोस वाले रिश्तेदार नातेदारों के साथ उनके प्रसंगों में जाया करते हैं और इस प्रकार अपना अकेलापन दूर करो। लेकिन वही समाज के लोग जब ऐसी अकेले जीवन जीने वाली स्त्री की उपेक्षा करते हैं तो उसे बहुत बड़ा दुख होता है, उसका हृदय जो है वह टूट जाता है। तो ऐसी ही एक पात्रा सोमा बुआ का इस कहानी में लेखिका मनु भंडारी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आलेखन जो है वह किया। तो दोस्तों ये कहानी का सारांश जो है वह हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैंने इस वीडियो के साथ साथ आपको हमारे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस चौथी इकाई का ग्रामर व्याकरण आपको PDF फाइल के रूप में भेजा है और साथ ही साथ स्वाध्याय प्रश्न जो है वह भी आपको दिए हैं। आपको वह ग्रामर जो है वह अपनी स्वाध्याय बुक में लिख लेना है, उसे पढ़ना है और स्वाध्याय प्रश्न के उत्तर भी आपको स्वाध्याय बुक में लिखने हैं। तो यहाँ हम चौथी इकाई ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे 5वीं इकाई के साथ। धन्यवाद।